हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 के साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का फर्स्ट पार्ट का समरी। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्लास 8 का जो साइंस का पहला चैप्टर है इसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि फसल की उत्पादन करना और किस तरह से उसे मैनेज किया जाता है, उसको बोने से लेकर उसके रख रखाव तक, इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है कि पहेली और बोजो जो है वो अपने अंकल के घर जाते हैं समर वैकेशन में। उनके जो अंकल हैं वो एक फार्मर है। एक दिन जब वे लोग खेतों में जाते हैं तो देखते हैं कि कुछ औजार जैसे कि खुरपी, सिकल, प्लॉज यानी कि हल उनके खेत में मौजूद था। ये जो दोनों हैं इस चीज़ को नहीं जान पाते हैं कि ये क्या है और वे अपने अंकल से पूछते हैं और उनके जो अंकल हैं उन सभी का यूज इन बच्चों को बताते हैं। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। हम लोग जानते हैं कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड्स। जितने भी जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या आप बता सकते हैं कि ग्रीन प्लांट्स कैसे अपना भोजन बनाते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्लोरोफिल की मदद से अपने लीव्स में वो भोजन बनाते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, सो वेयर टू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। जितने भी जो एनिमल्स हैं, चाहे वो कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस हो या ह्यूमन बींग्स हम लोग भी हैं, हम लोग अपने भोजन को नहीं बनाते हैं। हम लोग जो हैं वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? प्लांट्स या किसी दूसरे एनिमल पे डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी हैव टू ईट फूड। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों है, हम खाना क्यों खाते हैं, या ये जो खाना है हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है। You already know that energy from the food is utilized by organism for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. We get our food from plants or animals और बोथ। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो हम लोग भोजन खाते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है और ये जो एनर्जी है हमारे शरीर के अलग अलग फंक्शन को काम करने के लिए यूज होता है, जैसे कि डाइजेशन यानी कि भोजन को पचाने के लिए, सांस लेने के लिए, और इसके साथ साथ एक्सक्रीशन यानी कि शरीर से जितने भी जो वेस्ट मटेरियल है उसे बाहर निकालने के लिए भी ये एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें जो खाना है ये ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ जो हम भोजन करते हैं वो प्लांट्स और एनिमल दोनों से हमें मिलता है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि इतना बड़ा जनसंख्या है तो फिर ये जो भोजन की आपूर्ति है, ये जो क्रॉप जो है, ये सभी लोग तक भोजन कैसे पहुँचता है। अब देखिए, इतना बड़ा पॉपुलेशन के लिए जो क्रॉप्स है इसका प्रोडक्शन रेगुलर होना चाहिए, उसका मैनेजमेंट अच्छी तरह से होना चाहिए तथा उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है यानी कि जो बंटवारा है ये भी आवश्यक है, ताकि इतने बड़े पूरे देश की जो जनसंख्या है उन तक जो भोजन है वो पहुंच सके। अब इसका सबसे पहला टॉपिक है, इसको देखते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। देखिए, लगभग 10,000 BC तक यहाँ पे एक जो डब्बा में दिया हुआ है पहले उसको देख लेते हैं। दिया हुआ है कि टिल 10,000 BC पीपुल वेयर नोमैडिक, यानी कि लगभग 10,000 BC यानी कि बिफोर क्रिस्ट, ईसा पूर्व, जो लोग थे वो नोमैडिक थे। नोमैडिक यानी कि वे लोग एक जगह रहते नहीं थे बल्कि अलग अलग जगह वे घूमते रहते थे। They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. वे लोग एक जगह से दूसरे जगह ग्रुप में जाते रहते थे और भोजन और आवास की तलाश में। They ate raw fruits and vegetables and started hunting animals for food. वे लोग कच्चे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को खाते थे और इसके साथ साथ एनिमल्स को भी हंट करते थे, उन्हें मारते थे और भोजन के तौर पर उनका यूज करते थे। धीरे धीरे जब उन्होंने खेती बाड़ी करना सीखा तो वे लोग किसी एक जगह पे रुक गए और वहाँ पे उन लोगों ने अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स को उगाना शुरू किया। इस तरह से एग्रीकल्चर का जन्म होता है। When plants of the same kinds are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. यहाँ क्रॉप का डिफिनेशन दिया हुआ है कि जब एक ही प्रकार के प्लांट को किसी एक खास जगह पे बड़े स्केल में लगाया जाता है, इसे हम लोग क्रॉप कहते हैं।
For example, crop of wheat means that all the plants grown in the field are that of wheat. एग्जाम्पल के तौर पर अगर दिया रहे कि wheat का क्रॉप यानी कि wheat का गेहूं का जो फसल है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी पार्टिकुलर जगह पे जितना भी जो फसल लगाए गए हैं वो एक ही प्रकार के यानी कि wheat के जो फसल है उसे लगाया गया है. You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. This can be classified on the basis of the seasons in which they grow. हम सभी जानते हैं कि जो क्रॉप्स होते हैं ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे वेजिटेबल्स हुए, फ्रूट्स हुए, सीरियल्स हुए. जितने भी जो क्रॉप्स हैं उन्हें सीजन के आधार पर अलग अलग क्लासिफाई किया गया है. इंडिया इज ए वास्ट कंट्री. The climatic condition like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. हम सभी जानते हैं कि जो हमारा देश भारत है ये बहुत ही विशाल देश है और यहाँ पे क्लाइमेटिकल जो कंडीशन है सभी जगह एक जैसा नहीं है. टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल जो है वो एक जगह से दूसरे जगह पे जब हम लोग जाते हैं तो वो वैरी करते रहता है यानी कि अंतर होते रहता है. Accordingly, there is a rich variety of crops grown in different part of the country. इसके आधार पर यह बताया गया है कि अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरीके के क्रॉप्स पाए जाते हैं. Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. अब देखिए जो भी क्रॉप्स है इसको दो भागों में बांट दिया गया है. सबसे पहला जो आता है खरीफ क्रॉप और जो दूसरा होता है इसे रबी क्रॉप्स कहा जाता है. सबसे पहले देखते हैं खरीफ क्रॉप्स के बारे में. The crops which are sown in the rainy season are called खरीफ क्रॉप. यानी कि वैसे क्रॉप्स जिसको बरसात के मौसम में लगाया जाता है उसे हम लोग खरीफ क्रॉप्स कहते हैं. The rainy season in India is generally from June to September. Paddy, maize, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स. जो रेनी सीजन भारत में होता है वो जनरली जून से लेकर सितंबर तक ही होता है यानी कि इसी दौरान खरीफ क्रॉप्स को लगाया जाता है. इसके एग्जाम्पल में पैडी आ जाते हैं, धान, मकई हुआ, सोयाबीन हुआ, ग्राउंडनट, मूंगफली हुआ, ये सभी खरीफ क्रॉप्स में आ जाते हैं. नेक्स्ट आता है रबी क्रॉप्स. रबी क्रॉप्स को हम लोग विंटर क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसे विंटर सीजन के समय लगाया जाता है. अक्टूबर टू मार्च यानी कि अक्टूबर के आसपास से इसे लगाया जाता है और मार्च अप्रैल तक इसे काट दिया जाता है. इसे हम लोग रबी क्रॉप्स कहते हैं. कुछ एग्जाम्पल्स जो है रबी क्रॉप्स के ये हो जाएंगे वीट, गेहूं हुआ, ग्राम हुआ, चना हुआ, पी, मटर हुआ, मस्टर्ड, सरसों हुआ, ये सभी रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स आते हैं. बिसाइड दिस पल्सेज एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेसेज. इसके अलावा बहुत सारे दलहन हुए, वेजिटेबल सब्जी हुआ, इसको भी समर सीजन में अलग अलग जगहों पे लगाया जाता है. अब अगला जो टॉपिक है इसको देखते हैं, बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से टर्म आवश्यक हैं और ज़रूरी हैं. Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. देखिए किसी भी क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के लिए, लगाने के लिए बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटी से गुजरना पड़ता है. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. और ये जो स्टेप है बिल्कुल उसी की तरह है जिस तरह से एक जो माली है अपने बगीचे में किसी पार्टिकुलर पेड़ को लगाता है या हम लोग अपने घर में कोई गमले में कोई फूल को लगाते हैं तो जो जो प्रोसेस हम लोग करते हैं वही प्रोसेस, लगभग सिमिलर प्रोसेस हमें इसमें देखने को मिलता है. दिस एक्टिविटीज़ और टास्क आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस. और इसी एक्टिविटीज़ को यानी कि वैसे सभी एक्टिविटीज़ जो किसी पार्टिकुलर क्रॉप्स को खेत में लगाने के लिए किया जाता है इसे हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहते हैं. किसी भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंतर्गत बहुत सारे टर्म आ जाते हैं. सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी कि मिट्टी को तैयार करना. दूसरा आता है सोइंग यानी कि उसमें बीज डालना. तीसरा आता है एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, खेतों में जो खाद है उसे डालना. चौथा जो पॉइंट आता है वो होता है इरिगेशन यानी कि खेतों को सींचना. नेक्स्ट आता है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स. वीड्स यानी कि जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो क्रॉप्स के साथ उग जाते हैं उसे क्या करना, खेतों से हटाना. नेक्स्ट आता है हार्वेस्टिंग यानी कि जब फसल तैयार हो जाता है उसे काटना. और सबसे लास्ट जो प्रोसेस होता है वो होता है स्टोरेज यानी कि जब फसल को काट दिया जाता है उसे जो ग्रेन होता है उसको क्रॉप से अलग कर लिया जाता है यानी कि जो अनाज है उसे फसल से अलग कर लिया जाता है. तो सबसे लास्ट स्टेप होता है स्टोरेज यानी कि उसकी रख रखाव के.
और इन्हीं सब को हम लोग अब एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी को तैयार करना। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप्स। किसी भी क्रॉप को यानी कि फसल को लगाने के लिए सबसे जो पहला स्टेप होता है वो होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी को तैयार करना। One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it। सबसे महत्वपूर्ण काम होता है एग्रीकल्चर में कि सबसे पहले खेत जो है उसको, जो फील्ड है उसको अच्छी तरह से जोता जाए और जो भी सॉइल है उसको लूज किया जाए। This allow the root to penetrate deep into the soil। The loose soil allow the roots to breathe easily even when they go deep into the soil। अब देखिए, अब प्रश्न ये आता है, क्वेश्चन ये आता है कि मिट्टी को लूज करने की जरूरत क्यों है? हम सिर्फ एक किसी पार्टिकुलर जगह पे हल्का सा गड्ढा करके वहाँ भी किसी सीड्स को डाल के क्रॉप्स को उगा सकते हैं। तो देखिए, इसका आंसर ये होगा कि मिट्टी को इसलिए लूज किया जाता है ताकि अगर मिट्टी अच्छी तरह से लूज अगर रहेगा तो उसमें जो भी सीड हम लोग डालेंगे उसका जो रूट है वो प्रॉपर नीचे डेप्थ तक जा पाएगा और अपने आसपास के सराउंडिंग से अच्छी तरह से ऑक्सीजन को वो एब्जॉर्ब कर पाएगा या जो भी वाटर्स और न्यूट्रिएंट्स हैं उसे वो ले पाएगा। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाई डज द लूजिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रेथ इजिली, यानी कि हम लोग सॉइल को जब लूज कर देते हैं तो वो रूट्स को आसानी से कैसे ब्रेथ करने के लिए हेल्पफुल होता है। The loosened soil helps in the growth of earthworms and microbes present in the soil। अब दूसरा ये भी हेल्पफुल होता है कि जो भी लूजेंड सॉइल होता है, यानी कि जो सॉइल लूज कर दिया जाता है उसको जब हम लोग जोत देते हैं तो उसमें अर्थवर्म्स और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अच्छी तरह से ग्रो कर पाता है। दिस ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न्स एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। अब देखिए, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अर्थवर्म और जो माइक्रोब्स होते हैं, ये फार्मर्स के फ्रेंड्स होते हैं, इसलिए क्योंकि ये उस मिट्टी में ह्यूमस को बढ़ाते हैं जो प्लांट्स के लिए लाभदायक होता है। You have learned in the previous classes that soil contain minerals, water, air and some living organism। हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़ा है कि जो सॉइल होता है उसमें मिनरल्स पाया जाता है, वाटर पाए जाते हैं, एयर और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं। In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organism। इसके साथ साथ कुछ dead plants, मरे हुए एनिमल्स हुए या प्लांट्स हुए, ये भी सॉइल में डिकम्पोज होते हैं। In this way, various nutrients in the dead organism are released back into the soil। These nutrients are again absorbed by plants। और जो भी ये सड़े हुए और गले हुए प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, ये भी अपने शरीर के द्वारा जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको फिर से सॉइल में डाल देते हैं और वो जो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट मौजूद रहता है उसे प्लांट आसानी से ले लेता है। Since only a few centimeters of the top layer of soil support plant growth, turning and losing of soil bring the nutrient rich soil to the top so the plants can use these nutrients। अब चूंकि हमें पता है कि जो भी रूट्स होता है ये पूरा ज़्यादा अधिक नीचे तक नहीं जा पाता है, इसलिए ऊपर का यानी कि टॉप सॉइल जो होता है उसको हमें अच्छी तरह से लूज करना चाहिए ताकि जो प्लांट का ग्रोथ है वो बेहतर तरीका से हो सके। Thus, टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। इसलिए किसी भी फसल को तैयार करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो होता है सॉइल को क्या करना, लूज करना। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। देखिए, वैसा प्रोसेस जिसके द्वारा हम लोग मिट्टी को लूज करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग टिलिंग या प्लगिंग भी कहते हैं। इसको प्लग यानी कि हल के द्वारा खेतों में हम लोग इसको चलाते हैं और जो भी सॉइल है उसको हम लोग लूज करते हैं। जो प्लग होता है ये लकड़ी का या आयरन का बना हुआ रहता है जो खेत को जोतने में काम आता है। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग। देखिए, कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे खेत होते हैं जो बहुत ही सूखा होता है जिस पे हल नहीं चल पाता है, तो उसके लिए उस खेत में सबसे पहले पानी डाल दिया जाता है और तब उसके बाद उसको प्लॉज किया जाता है, जिसके कारण वो आसानी से जुत जाता है। द प्लॉज्ड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। देखिए, कभी कभी जब खेतों को जोता जाता है तो मिट्टी का बड़ा बड़ा ढेला आ जाता है जिसे हम लोग क्रम्स कहते हैं। तो इस क्रम्स को तोड़ने की आवश्यकता होती है ताकि वो भी लूज हो जाए और प्लांट्स जो है अच्छी तरह से ग्रो कर पाए। लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियली फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। इसलिए जो बड़े बड़े जो क्रम्स होते हैं उसको लेवलर के द्वारा, ठीक है, यानी कि लेवलर यानी कि
एक ट्रैक्टर में उसको अलग से लगाया जाता है, जो जितने भी जो क्रम्स होते हैं उसको तोड़ने के लिए वो यूजफुल होता है। जो बड़े बड़े मिट्टी के जो ढेले होते हैं उसको वो आसानी से लेवलर के द्वारा उसे तोड़ दिया जाता है और उसे लूज कर दिया जाता है। समटाइम्स मैन्यूर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कभी कभी क्या होता है कि खेत को जोतने से पहले ही उसमें मैन्यूर को डाल दिया जाता है, ताकि जब खेतों को जोता जाए तो वो जो मैन्यूर है वो अच्छी तरह से उस सॉइल में मिल जाए। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। दोस्तों इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे अपने दूसरे पार्ट में। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों अंत तक हमारे इस वीडियो पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।